कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है कि आंखें माँ जैसी क्यों हैं, या बालों का रंग पापा पे क्यों गया है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे है पूरा का पूरा साइंस। चलिए आज इसी मजेदार सफर पे निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये आनुवंशिकता का चक्कर है क्या। फिर मिलेंगे उस इंसान से जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, देखेंगे उनके वो फेमस मटर वाले एक्सपेरिमेंट्स, और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि ये कैसे तय होता है कि लड़का होगा या लड़की। हाँ, तो चाहे आंखों का रंग हो, बालों का स्टाइल या फिर कानों की शेप, ये सब चीजें हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलती हैं, विरासत में। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? अच्छा, इस साइंस को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है इन लक्षणों को पहचानना, जिन्हें हम वंशागत लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिकता या हेरिडिटी, सिंपल भाषा में ये वो प्रोसेस है जिससे गुण या ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। लेकिन एक मजेदार सवाल है यहां पर, क्या हमारे सारे के सारे गुण अगली पीढ़ी तक जाते हैं? जवाब है नहीं। साइंस ने इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया है। पहले हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब वो गुण जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग। और दूसरे हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स, मतलब वो चीजें जो हम अपनी जिंदगी में सीखते या हासिल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जिम जाके शानदार बॉडी बना ली, या कोई चोट का निशान पड़ गया। ये चीजें अगली पीढ़ी में पास ऑन नहीं होती। तो आखिर वो कौन था जिसने इस गुत्थी को पहली बार सुलझाया? चलिए मिलते हैं ग्रेगर मेंडल से। जी हाँ, वही नाम जिन्हें आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक तरीके से इसकी नींव रखी कि आखिर ये विरासत काम कैसे करती है। जरा सोचिए, मेंडल ने पूरे 8 साल लगा दिए हजारों हजारों मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। पर सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उनके जिंदा रहते किसी ने भी उनके काम को वो पहचान नहीं दी जिसके वो हकदार थे। दुनिया को उनकी खोज की कीमत समझने में उनकी मौत के बाद कई साल लग गए। लेकिन एक सवाल आता है, इतने सारे पौधों में से उन्होंने मटर को ही क्यों चुना? भाई वजह बड़ी स्मार्ट थी। एक तो मटर के पौधे की लाइफ साइकिल छोटी होती है, यानी कम टाइम में ज्यादा जेनरेशंस की स्टडी हो सकती है। दूसरा, इनमें कई गुण एकदम साफ साफ दिखते थे, जैसे पौधा लंबा है या बौना, बीज का रंग पीला है या हरा, और सबसे जरूरी बात, मेंडल इनके पॉलिनेशन यानी परागण को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मेंडल के उन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। उन्होंने ये समझने के लिए कि कोई एक गुण, मान लीजिए पौधे की हाइट, अगली पीढ़ी में कैसे जाता है, एक बहुत ही सिंपल पर जीनियस तरीका अपनाया। देखिए उन्होंने क्या किया। एक बिल्कुल लंबा पौधा लिया और एक बिल्कुल बौना पौधा, और उनका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। अब यहां हुआ असली मैजिक। जो पहली पीढ़ी आई जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। बौनापन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। जब उन्होंने इसी F1 जनरेशन के पौधों का आपस में क्रॉस कराया, तो दूसरी पीढ़ी में वो बौने पौधे फिर से लौट आए। कमाल है ना? अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट से दो बहुत जरूरी शब्द निकले, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो हमें आंखों से दिख रहा है, जैसे पौधे का लंबा होना, और जीनोटाइप वो है पौधे के अंदर का छिपा हुआ जेनेटिक कोड, जो असल में तय कर रहा है कि पौधा कैसा होगा। इसी कोड को हम TT या TT जैसे लेटर से दिखाते हैं। और वो जो दूसरी पीढ़ी थी उसका रिजल्ट तो कमाल का था। हर एक बौने पौधे के लिए ठीक 3 लंबे पौधे उग रहे थे, मतलब 3:1 का रेशियो। और ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था, ये बार बार हो रहा था। मेंडल ने ये साबित कर दिया था कि नेचर के इस रहस्य में भी मैथ्स छिपा हुआ है। पर मेंडल का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। वो एक स्टेप और आगे गए। इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि दो गुणों को एक साथ ट्रैक किया, जैसे बीज का रंग और बीज की शेप। और पता है क्या, यहां भी उन्हें एक फिक्स्ड पैटर्न मिला, एक नया मैजिकल रेशियो, 9:3:3:1। तो अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों को निचोड़कर मेंडल ने हेरिडिटी के 3 बेसिक नियम दिए। और ये वो नियम है जो आज भी मॉडर्न जेनेटिक्स का आधार है, उसकी नींव है। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब है कि एक गुण दूसरे पर हावी हो सकता है, जैसे लंबेपन वाला गुण बौनेपन पर हावी हो गया था। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
मतलब अगली पीढ़ी में जाने से पहले हर गुण के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे की हाइट का बीज के रंग से कोई लेना देना नहीं है, हर गुण आजाद है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कहते हैं, पर उन्होंने खुद कभी जेनेटिक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो इन चीज़ों को फैक्टर्स या एलिमेंट्स बुलाते थे। जेनेटिक्स शब्द तो असल में विलियम बिटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, वो भी मेंडल की मौत के कई साल बाद। तो सवाल उठता है कि ये फैक्टर्स जिनका जिक्र मेंडल कर रहे थे वो आखिर हैं क्या? वेल, आज का साइंस हमें बताता है कि ये फैक्टर्स कुछ और नहीं बल्कि जीन्स हैं। यही हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है जो हमारे डीएनए में लिखा होता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर के हर सेल के अंदर उसके सेंटर में होते हैं क्रोमोसोम्स। इन्हें आप धागे के कसकर लिपटे हुए बंडल्स की तरह सोच सकते हैं। ये बंडल डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और हमारी सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्हीं बंडल्स में पैक्ड होती है। तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा है सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हैं क्रोमोसोम्स जो बने हैं डीएनए से, और डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा जो किसी एक खास गुण को कंट्रोल करता है, बस उसी को हम जीन कहते हैं। यही है जिंदगी का अल्टीमेट कोड। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके एक बहुत ज़रूरी और असल जिंदगी के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल ये है कि किसी बच्चे का जेंडर, मतलब वो लड़का होगा या लड़की, ये आखिर तय कैसे होता है? देखिए, इंसानों में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े हैं वो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सारा का सारा खेल है आखिरी 23वें जोड़े का। इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल्स में ये जोड़ा होता है XX और मेल्स में XY। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, माँ की तरफ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आ सकता है क्योंकि उनके पास सिर्फ वही है। तो बच्चे का जेंडर इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आता है। अगर पिता की तरफ से X आया तो कॉम्बिनेशन बनेगा XX यानी लड़की, और अगर Y आया तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY यानी लड़का। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हर बार हर प्रेगनेंसी में लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ठीक 50-50 होती है। ये पूरी तरह से चांस की बात है, एक ऐसा गेम जो साइंस के पक्के नियमों पर चलता है। तो साइंस का फैसला एकदम क्लियर है, दो टूक है। बच्चे का जेंडर पुरुष से आने वाले क्रोमोसोम से तय होता है, महिला से नहीं। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब विज्ञान हमें इतनी सफाई से सच बता रहा है, तो फिर हमारे समाज में बच्चे के जेंडर को लेकर इतनी गलत फहमियां, इतनी पुरानी बातें आज भी जिंदा क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।